सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और गाइस इसमें मज़ा आने वाला है और जो गैंगटॉक में जो तबाही मच रही है और इस एपिसोड में जो होने वाला है, और जैसे कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट एपिसोड में आहान की सीक्रेट मूव जो तबाही मचाने वाली है, भाई मज़ा आने वाला है सच में। आप अपना शेयर सब्सक्राइब पे मार के ही जाओगे और वीडियो को लाइक कर देना एंड गूगल सेफ्टी के लिए, ओके। तो गाइस मज़ा आएगा इस एपिसोड में। तो गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, क्योंकि गाइस इस एपिसोड में मज़ा आने वाला है। और गाइस जो चीज़ें देखने को मिलेंगी सच में मज़ा आ जाएगा। और आगे जो होने वाला है आपने नहीं सोचा होगा कि कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। जो चीज़ें इस एपिसोड में हो रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मज़ा आने वाला है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड आगे जो नेक्स्ट महा एपिसोड आने वाला है, आई डोंट नो कि मैंने नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस एपिसोड में आखिर होने क्या वाला है। तो चलिए देखते हैं, लेट्स डू इट। तो गाइस यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चलिए देखते हैं, लेट्स डू। तरुण फिर से स्टेज पर लड़ने जाता है और जीत जाता है, पर उसे बहुत सारी चोट लगती है, इसलिए जतिन उसे वापस जाने को कहता है। पर तरुण नहीं मानता। तब जतिन उसे आहान के बारे में बताता है। तरुण फाइट ना करने के लिए तो मान जाता है, पर अब वो आहान की फाइट देखने के बाद ही वहां से जाएगा। तरुण की बात मान जाता है जतिन और रूम से बाहर आ जाता है। मनाली चेंबर ने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाई थी। सब इस वक्त बहुत परेशान थे, सबके चेहरे मायूस थे। तरुण की ऐसी हालत हो जाने के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो ये गैम्बलिंग जीत पाएंगे। ब्रदर तरुण तो अब कल फाइट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब हम क्या करेंगे? कल की फाइट में क्या होगा? हम ये गैम्बलिंग कैसे जीतेंगे? अरिहंत ने परेशान होते हुए कहा। तरुण अकेला ऐसा फाइटर था जिसने इंजर्ड होने के बाद भी अपोनेंट के 4 फाइटर्स को हरा दिया था। उसके बिना अब ये गैम्बलिंग जीतना सबको मुश्किल फील हो रहा था। पर इस वक्त वो फाइट करने की हालत में नहीं था। उसकी इंटरनल इंजरीज बहुत सीरियस थी और डॉक्टर ने उसे रेस्ट रिकमेंड किया था। दादा तरुण नहीं है तो क्या हुआ? हम तो है ना, हम फाइट करेंगे। अभी भी 4 फाइटर्स हैं, नित्या ने कहा। तरुण ने 4 फाइटर्स जीतकर मनाली चेंबर के लिए जीत का रास्ता आसान कर दिया था। अब 4 फाइट्स और थी जो उन्हें जीतनी थी। मिस नित्या, मैं किसी का मोरल डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहा, पर हम में से कोई भी उनकी टक्कर का नहीं है। उनमें 2 हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं है। उनसे हम फाइट कैसे करेंगे? This seems impossible, अरिहंत ने कहा। तो फिर क्या करें? हार मान ले। पहले वो लोग कोई प्रेस देखकर अपने फाइटर को भेजते हैं, हाँ, तब एल्डर फिरोज कुछ नहीं करते, और अब हम ब्रदर तरुण नहीं है तो हार मान लेते हैं, नित्या ने गुस्से में कहा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस फैक्ट्स बता रहा था। जो सच है वो सच है, अरिहंत ने कहा। ब्रदर अरिहंत, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर यह नहीं है कि आपकी गलती मैं आपके साथ दूंगी, नित्या ने स्नैप करते हुए कहा। तुम दोनों लड़ना बंद करो। कल 4 मैच हैं और अभी तक ये फाइनल नहीं है कि कौन जीतेगा, आहान ने कैजुअली कहा। कल सबसे पहली फाइट नित्या की थी और उसके बाद आहान की बारी थी। नित्या हारे या जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसके पीछे आहान सारे मैच संभाल लेने वाला था। तुम इतने रिलैक्स कैसे हो? तुम्हें कल की चिंता नहीं हो रही है अगर हम ये गैम्बलिंग हार गए तो? नित्या ने आहान से पूछा। जब तक मैं हूं, कल के मैच हम नहीं हारेंगे, आहान ने कहा। अकेला वही था जो इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता था। सारे 20 फाइटर्स में आहान अकेला मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था और सारे लेवल पार कर चुका था। बिना तरुण और अरिहंत के भी वो ऑपोजिट टीम को हरा सकता था। Boasting about himself, नित्या ने कहा। उसे आहान की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इनफैक्ट वो मान गई थी कि मनाली चेंबर इस बार हारने वाला है। अकेले नित्या ही नहीं, बल्कि तरुण की ऐसी हालत देखने के बाद सब मान गए थे कि वो ये गैम्बलिंग नहीं जीतेंगे। मनाली चेंबर के सब लोगों की उम्मीद टूट चुकी थी। काश मैं एक मैच जीत गया होता। I feel so useless, आकाश ने कहा। आकाश एक भी मैच नहीं जीत पाया था और इसके अलावा उसने अपना हाथ भी गंवा दिया था। सीनियर ब्रदर आकाश, आप ऐसा मत सोचो।
आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। नित्या ने आकाश को सांत्वना देते हुए कहा। भले ही आकाश नहीं जीत पाया था, ऐसे में टीम को उसे संभालना और मोटिवेट करना जिम्मेदारी थी। तभी आहान का फोन बजा। स्क्रीन पर विनोद का नाम फ्लैश हो रहा था। हेलो आहान, कैसे हो तुम? विनोद ने पूछा। मैं ठीक हूं अंकल, आप कैसे हैं? आहान ने पूछा। मैं भी ठीक हूँ। अंकल, हम वापस जा रहे हैं, तुम आज फ्री हो? अगर फ्री हो तो हम डिनर साथ में करते हैं। विनोद ने पूछा। हाँ अंकल, बिल्कुल, आज मैं फ्री हूँ। आप कहाँ हैं बताइए, मैं भी आता हूँ। आहान ने कहा। ठीक है, फूड पैराडाइज रेस्टोरेंट में मिलो, वो आइलैंड रिसोर्ट के पास है। अश्विन और कीर्ति वहीं पर है। विनोद ने कहा। ठीक है अंकल, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ, आहान ने कहा और कॉल कट कर दिया। इसके बाद आहान ने कहा, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरिहंत ने फ्रॉन करते हुए पूछा। आइलैंड रिसोर्ट, आहान ने कहा। क्या? तुम्हें अभी कल के मैच में फाइट करना है ना? तुम्हें इस वक्त अपनी ब्रीदिंग और स्ट्रेंथ पर ध्यान देना चाहिए, घूमने फिरने में नहीं। कम से कम कोशिश तो करो कि तुम कल के मैच में कुछ तो कर पाओ, अरिहंत ने कहा। मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आहान ने रूखी आवाज में कहा। मुझे मतलब नहीं होगा? कैसे मतलब नहीं होगा? मैं जो कह रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। तुम एक रोग कल्टीवेटर हो और हम में से सबसे ज्यादा वीक हो। इस वक्त तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए और तुम मस्ती करने की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें रोकूंगा, एज ए टीम मेंबर आई कैन डू दैट, अरिहंत ने कहा। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट टेल मी वॉट टू डू। अपने काम से मतलब रखो, वही तुम्हारे लिए बेटर होगा, आहान ने कहा। इतना कहने के बाद आहान रूम से बाहर निकल गया। उधर अरिहंत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ये आहान इस गैम्बलिंग को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा है। ब्रदर, शायद उसे पता चल गया है कि वो जीत नहीं सकता है, इसलिए वो एफर्ट ही नहीं करना चाहता। उसे जो करना है करने दो, किसी ने कहा। सबको लग रहा था कि आहान के बाहर जाने का डिसीजन सही नहीं है, पर किसी ने भी अरिहंत की तरह रिएक्ट नहीं किया था। कुछ देर बाद आहान फूड पैराडाइज रेस्टोरेंट पहुंच गया। मधु और विनोद साथ खड़े थे और कीर्ति और अश्विन दूसरी तरफ साथ खड़े थे। आहान को देखने के बाद सिर्फ विनोद मुस्कुराया और उसे ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ा। आओ आओ आओ, फाइनली तुम आ गए। विनोद के चेहरे पर मुस्कान और आंखों की चमक साफ बता रही थी कि वो आहान को देखकर कितना खुश था। हेलो विनोद अंकल, आहान ने बहुत रिस्पेक्टफुली कहा। इसके बाद आहान ने मधु की तरफ देखा, पर जब मधु ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो आहान ने उसे भी इग्नोर कर दिया। आहान किसी को भी बिना मतलब भाव नहीं दे सकता था। वो ऐसे लोगों के मुंह लगना पसंद ही नहीं करता था। आहान, चलो बैठते हैं, पहले खाने का ऑर्डर पहले ही दे दिया है और यहाँ का सी फूड बहुत टेस्टी है, विनोद ने हंसते हुए कहा। अच्छा ठीक है। आहान मुस्कुराया और एक प्राइवेट हॉल में जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। विनोद, मधु, कीर्ति और अश्विन भी अपनी जगह पर बैठ गए। प्राइवेसी के लिए विनोद ने प्राइवेट एरिया बुक किया था। उन लोगों को अपने खाने के लिए ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि विनोद ने डिशेस पहले से ही ऑर्डर कर दी थी। एक वेट्रेस उनका ऑर्डर लेकर आई। वहां पर हर तरह का सी फूड था। उनकी पूरी तरह से टेबल प्रॉन्स, फिश और अलग अलग डेलिकेसी से भरी हुई थी। इसके अलावा वहां पर वाइन बॉटल्स भी थी। कीर्ति ने पूरे मील के वक्त कुछ नहीं बोला, बस टेबल की तरफ देखते रही। अश्विन भी बीच बीच में आहान को चूड़ी से घूर रहा था, पर उसने भी काफी देर से कोई बात नहीं की थी। खाना शुरू करते हैं, विनोद ने कहा और अपनी कटलरी उठाई। आहान ने बिना अश्विन और कीर्ति के वियर्ड एक्सप्रेशन पर ध्यान दिए अपना खाना शुरू किया। वैसे भी मैच के बाद आहान को बहुत भूख लगी थी। आहान, तुम मनाली कब आ रहे हो वापस? विनोद ने पूछा। अंकल, सब ठीक रहा और मेरा काम टाइम पर हो गया तो मैं परसों वापस आ जाऊंगा, आहान ने कहा। परसों? अगर तुम परसों निकलोगे तो हम सब साथ नहीं जा पाएंगे, हम कल ही निकल रहे हैं, विनोद ने निराश होते हुए कहा। आहान मुस्कुराने लगा। वो कुछ कहना चाहता था, पर इतने में ही अश्विन ने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो अश्विन, विनोद ने कहा। विनोद थोड़ा हैरान था। अश्विन ने इतनी देर से कुछ नहीं बोला था, अब वो अचानक से कुछ कहना चाह रहा था। दरअसल मैं आहान तुम्हारे साथ टोस्ट करना चाहता हूँ, अश्विन ने कहा। यह सुनकर आहान हैरान हो गया था और उसने ज्यादा सोचा नहीं और अपना ग्लास उठाकर अश्विन के साथ टोस्ट करने लगा।
इसके बाद अश्विन ने एक ही घूंट में अपनी ड्रिंक खत्म कर दी थी। इसके बाद अश्विन ने आहान को देखा और कहा, आहान, क्या आज तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हम उसे भूल सकते हैं? मैं सेंसिबल नहीं था, इसलिए हमारे बीच में इशू हो गए। आई होप इस चीयर्स और ड्रिंक के साथ हम सब कुछ भूल सकते हैं। तुम मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दे ही सकते हो ना? आहान के चेहरे पर इस वक्त बहुत वियर्ड एक्सप्रेशंस थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अश्विन अपनी गलतियां क्यों मान रहा था। जो हो गया सो हो गया, हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, आहान ने लाइटली कहा। आहान को अश्विन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो थी नहीं, उसे बस उसका एटीट्यूड पसंद नहीं था। आहान के लिए वो इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि आहान उसे भूल ना सके। थैंक यू, अश्विन ने कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आहान ने कहा। आहान की यह बात सुनकर अश्विन बहुत रिलैक्स हो गया था। उसके मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। इसके बाद वो लगातार विनोद और आहान से बात करता रहा और उनके साथ ड्रिंक्स एंजॉय करने लगा। ये सब देखकर मधु को गुस्सा आ रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो अपना दामाद बनाना चाहती है, वो उस आदमी से माफी मांग रहा था जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। उसे इस वक्त आहान से ज्यादा अश्विन से चिढ़ हो रही थी। मधु ने कुछ नहीं कहा और अपना गुस्सा शांत कर लिया। इसके बाद उसने अपने लिए एक ड्रिंक ली और मधु ने जैसे ही बोतल को हाथ लगाया, उसका हाथ कांपने लगा और वो डिजी फील करने लगी। मधु ने अपना सर जोर से हिलाया और कहा, विनोद, विनोद, मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? आई फील लाइक आई विल फेंट। फेंट? विनोद ने हैरान होते हुए कहा। उसने जैसे ही मधु की तरफ देखा, उसके पहले अश्विन बेहोश हुआ। उसका चेहरा सीधा टेबल पर गिरा। इसके बाद मधु और फिर कीर्ति की आंखें रोल करती हुई बेहोश हो गई। ये देखकर विनोद पैनिक करने लगा। मधु, कीर्ति, अश्विन, क्या हुआ तुम तीनों को? अचानक से तुम बेहोश कैसे हो गए? विनोद इस वक्त बहुत पैनिक कर रहा था। मुझे लगता है कि किसी ने डिश में कुछ मिला दिया है। इट इज ड्रग्ड, आहान ने कहा। इस वक्त आहान को भी डिजी फील हो रहा था, पर क्योंकि वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था, इसलिए उसका तुरंत बेहोश होना पॉसिबल नहीं था। वो खुद को काफी देर तक संभाल सकता था। ड्रग्स? कोई हमारे डिशेस में ड्रग्स क्यों मिलाएगा? ये सब क्या हो रहा है? विनोद ने कहा। जैसे ही विनोद ने अपनी बात खत्म की, किसी ने लात मारकर उस प्राइवेट हॉल का दरवाजा खोला। उनके आगे काले कपड़ों में 6 आदमी आए, जिन्होंने चेहरे पर मास्क भी पहना हुआ था। आहान ने एक लंबी सांस ली और उन्हें देखने लगा। वो इतना स्टूपिड नहीं था कि उनसे पूछे कि वो कौन है, कहां से आए हैं। वो जानता था कि ये लोग उसे मारने आए हैं, पर उन्हें भेजा किसने था, ये बात आहान नहीं जानता था। उन 6 लोगों की बॉडी से आहान को किलिंग इंटेंट साफ फील हो रहा था। वो इंटेंट इतना स्ट्रांग था कि एक बार के लिए आहान परेशान हो गया। जैसे ही आहान ने ये सब बातें कैलकुलेट करनी बंद कर दी, वैसे ही उन लोगों ने आहान पर अटैक करने की कोशिश की। आहान संभल कर, विनोद पैनिक करते हुए चिल्लाया। पर इतने में आहान अपनी कुर्सी से उठा और उसने वो कुर्सी उन लोगों की तरफ फेंकी। पर जो उन लोगों का लीडर था, उसने अपनी तलवार निकाली और कुर्सी से अटैक को सबसे बचाया। आहान का एक्सप्रेशन बदल गया। उसे इस वक्त बहुत स्ट्रांग क्यूआई फील हो रही थी। ये उसे इन 6 लोगों से फील हो रहा था। आहान ने जज किया कि ये सब मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के फाइनल लेवल पर थे और वो सब आहान को मारने आए थे। आहान की जान कौन देना चाहता था? मीटिंग में सब परेशान होते हैं कि वो तरुण के बिना कैसे जीतेंगे, पर नित्या कहती है कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। आहान को रिलैक्स देखकर नित्या कहती है, तुम्हें चिंता नहीं है फाइट की? तब आहान कहता है कि जब तक वो है, मनाली चेंबर नहीं हारेगा। सब उसे बॉसफुल समझते हैं। इसके बाद आहान विनोद से मिलने चला जाता है। वहां पर मधु, कीर्ति और अश्विन खाना खाते हुए बेहोश हो जाते हैं। आहान भी डिजी फील करता है। इससे पहले कोई कुछ कर पाए, वहां पर 6 आदमी आहान को मारने आते हैं। विनोद अंकल, अपने आप को बचाइए, आहान ने बिना पीछे मुड़े कहा। आहान फील कर पा रहा था कि इस वक्त पॉइजन उसकी बॉडी में फैल रहा है और वो वीक फील कर रहा था। ओरिजिनली उसमें एक मार्शल आर्ट मास्टर की स्ट्रेंथ थी, पर इस वक्त उसमें उसकी आधी स्ट्रेंथ भी नहीं थी। ऐसे में आहान के लिए उन 6 लोगों से लड़ना बहुत मुश्किल था। आहान, बेरी चिंता मत करो, तुम भाग जाओ यहां से, विनोद ने कहा। भाग जाओ? आहान ने ना में गर्दन हिला दी।
उसने कभी भी भागने के बारे में नहीं सोचा था। उन 6 लोगों ने रास्ता ब्लॉक करके रखा था। आहान चाहकर भी भाग नहीं सकता था। इसके अलावा अगर आहान भाग जाता तो फिर वो लोग पक्का विनोद और बाकी तीनों को मार देते। आहान ने ये सब सोचते हुए दीवार पर पंच किया और दीवार पर क्रैक आ गया। उन 6 लोगों में से कुछ को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो चाहते थे कि वो जल्द से जल्द आहान की जान ले ले। आहान ने जैसे ही पंच किया, उन 6 लोगों के लीडर ने अपनी तलवार उठाई और आहान की तरफ चार्ज किया। आहान के पास डॉज करने का टाइम नहीं था, इसलिए उसने अपने आर्म से उन्हें रोका और आहान के हाथ पर गहरा कट लग गया और खून बहने लगा। खून बहने से भी ज्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि आहान की बॉडी में पॉइजन का रिएक्शन बढ़ता जा रहा था। उसके हाथ और पैर कमजोर पड़ने लगे थे। मुझे लगा था कि तुम्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा, पर किसे पता था कि तुम इतना वीक हो जाओगे। आहान को इतना लाचार देखकर उनका लीडर प्राउड फील कर रहा था। तुम लोग मनाली से हो? आहान ने कहा। इतने वक्त उसे लग रहा था कि ये लोग गैंगटॉक चैम्बर से हैं, पर जैसे ही आहान ने लीडर की बात सुनी, वो एक्सेंट से पहचान गया कि ये लोग गैंगटॉक से नहीं है। अब इन सब बातों का क्या फायदा है, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो, लीडर ने कहा। उसने अपना किलिंग इंटेंट आहान से एक बार भी नहीं छुपाया था। मारने से पहले मेरी इतनी इच्छा तुम पूरी कर सकते हो, आहान ने कहा। मारने से पहले तुम ये जानना चाहते हो? तो फिर सुनो, हाँ, हम लोग मनाली से ही हैं, लीडर ने कहा। तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? आहान ने पूछा। तुम्हारे पास तो बहुत सवाल है। देखो, ये मत समझना कि हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो। तुम सिर्फ टाइम वेस्ट करना चाहते हो, लीडर ने कहा। आहान ने सोचा कि ये लोग सच में बहुत स्मार्ट हैं। इन्हें ये तक समझ आ गया कि आहान सवाल करके सिर्फ टाइम वेस्ट करना चाह रहा था। जब तुम्हें समझ आ गया कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, तो फिर तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे? आहान ने पूछा। हम अटैक क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि थोड़ा टाइम वेस्ट हो। हम चाहते हैं कि पॉइजन फैल जाए और तुम में ताकत ना बचे, लीडर ने कहा। आहान ये सुनकर हैरान हो गया। आहान में सच में ताकत खत्म हो रही थी और ये सब उस पॉइजन की वजह से हो रहा था। आहान ने पॉइजन को अपने बॉडी से निकालने की कोशिश की थी, पर वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। आहान इस वक्त बहुत वीक महसूस कर रहा था। अच्छा, बस बहुत हुआ, आप ऐसे अपनी औकात दिखा दो, उस लीडर ने कहा और हाथ से इशारा किया। वो अब आहान के साथ टाइम पास नहीं करना चाहता था। जैसे ही लीडर ने ये बात कही, पीछे से 2 आदमी आके आए। वो आहान को ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्हें आज कोई बकरा मिल गया है। बकरा भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर आहान में इस वक्त बिल्कुल ताकत नहीं थी। वो दोनों लोग आहान के सामने आए और अपनी तलवार से आहान पर अटैक करने ही वाले थे कि अचानक आहान ने एक लंबी और गहरी सांस ली। जैसे ही आवाज उन लोगों के कानों में पड़ी, उन दोनों के हाथों के मूवमेंट्स धीमे हो गए। 2 मूव्स के साथ ही आहान ने उन दोनों की तलवार उनके हाथ से गिरा दी थी और उनके कदम लड़खड़ाने लगे। दोनों जाकर दीवार से टकरा गए। आहान के अटैक का उन दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। बाकी के चारों फाइटर्स ने गहरी सांस ली और ये सब देखते ही रह गए। तुम्हें ड्रग्स का असर नहीं हुआ? लीडर ने कहा। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था और वो आहान को घूर रहा था। आहान ने कुछ नहीं कहा और बस हंसने लगा। ऑफ कोर्स उसे ड्रग का असर हुआ था, पर वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था। जो लेवल सब आहान का सोच रहे थे, उस लेवल से 1 या 2 लेवल वो ऊपर था। भले ही कितना भी स्ट्रॉन्ग ड्रग हो, मार्शल आर्ट मास्टर की बॉडी में रिएक्ट करने के लिए टाइम लेता है। अब तक आहान ने अपने अंदर जो कमजोरी दिखाई थी, वो सब एक नाटक था। आहान ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो जानना चाहता था कि उन लोगों को किसने भेजा था और वो आहान को क्यों मारना चाहते थे, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। अगर आहान अब भी अपनी ताकत नहीं दिखाता तो वो दोनों तलवार से आहान का गला काट देते। इसलिए आहान को अपने पावर्स डिस्प्ले करने पड़े। जल्दी करो, हमें एक साथ मिलकर इस पर अटैक करना चाहिए और इसे खत्म कर देना चाहिए, लीडर ने कहा। वो लीडर इस वक्त परेशान था क्योंकि ये सिचुएशन अब उसके हाथ में नहीं थी। आगे क्या होगा ये वो जानता नहीं था। उसे बस इतना पता था कि अगर उसने इस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे ही लीडर ने यह बात कही, चारों ने आहान को घेर लिया।
आहान ने कुछ कदम बढ़ाए और उसकी बॉडी में QI सर्च करने लगा। उसने पंच बनाया और चारों को मारने लगा। पॉइजन की वजह से आहान अपनी पूरी पावर डिस्प्ले नहीं कर पा रहा था। उसकी पावर से एक लेवल नीचे गिर गई थी। ऐसे में 4 स्टेज 2 के फाइटर्स के साथ एक साथ लड़ना आहान के लिए आसान नहीं था, पर फिर भी आहान को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी थी। कुछ ही पंचेस में चारों थक गए थे और उनके मुंह से खून निकलने लगा था। वो चारों और आहान खुद इस वक्त कांप रहे थे। आहान की कंडीशंस फिर भी उन चारों के मुकाबले ठीक थी। अचानक से उनका लीडर विनोद के पास गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान को धमकाने के लिए विनोद का सहारा लेना चाहता है। ए, उन्हें कुछ मत करना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आहान ने कहा। आहान के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया था, पर बाकी तीनों ने आहान को घेरा हुआ था। मेरे पास मत आओ, विनोद ने कहा और टेबल से वाइन बॉटल उठाई और उस लीडर की तरफ फेंकी। वाइन बॉटल के टुकड़े हो गए, पर वो लीडर आगे आने से नहीं रुका। उसने विनोद का कॉलर पकड़ा और हवा में उसे उठा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी छोटे जानवर को पकड़ा हुआ था। उसी वक्त उसने आहान की तरफ देखा और कहा, रुक जाओ, वरना तुम इस आदमी को मरते हुए देखोगे। उन्हें जाने दो, आहान ने रूखी आवाज में कहा। यह सब आहान की लापरवाही की वजह से हुआ था। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये लोग अपनी बात मनवाने के लिए विनोद का सहारा ले सकते हैं। जाने दो, इसे छोड़ने के बाद हम जिंदा रह पाएंगे, लीडर ने कहा। अगर तुमने इसे जाने दिया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, आहान ने कहा। आहान ने कहा, प्रॉमिस? लीडर ने पूछा। हाँ, अगर तुमने उन्हें कुछ नहीं किया तो फिर मैं भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, आहान ने कहा। ये लोग बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने विनोद को इसलिए नहीं पकड़ा था क्योंकि वो उसकी जान लेना चाहता था, बल्कि इसलिए पकड़ा था क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहता था। विनोद के सहारे वो लोग आहान से बचकर भाग सकते थे। मुझे भरोसा नहीं है, अगर इसे छोड़ने के बाद तुम्हारा मन बदल गया तो, और तुम हमें नुकसान जरूर पहुंचाओगे, लीडर ने कुछ सोचने की बात कहा। उसे आहान पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। आहान भी बहुत स्मार्ट था। विनोद को सेफली अपने पास लेके आने के बाद आहान कुछ भी कर सकता था। ऊपर से वो लोग ये भी नहीं जानते थे कि आहान पर ड्रग्स का असर हुआ था या नहीं। वो कमजोर होने का सिर्फ नाटक कर रहा था या फिर सच में उसकी बॉडी में वीकनेस थी। अच्छा, तो फिर तुम क्या चाहते हो, तुम ही बता दो, आहान ने कहा। आहान विनोद को अपना बड़ा मानता था और उसकी बहुत इज्जत करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसके वजह से विनोद को कुछ हो। हम इसे अपने साथ रखेंगे और यहाँ से जाएंगे। जब हम 20 मीटर दूर पहुंच जाएंगे और हमें यहाँ से भागने की जगह मिल जाएगी तब हम इसे छोड़ देंगे, लीडर ने कहा। 20 मीटर एक सेफ डिस्टेंस था। अगर आहान कोई मूव करना चाहता था तो उसमें उसे 3-4 सेकंड तो लगते। इतने में वो विनोद को अपना गार्ड बना सकता था और फिर उसे मार भी सकता था। ठीक है, आहान ने कहा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, पर विनोद अंकल को कुछ नहीं होना चाहिए, आहान ने वार्न किया। इस वक्त आहान के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, सीधा खड़े रहो, हिलना डुलना मत, लीडर ने कहा और उसे घूरने लगा। इसके बाद सब लोग दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। उस लीडर की नजर लगातार आहान पर थी और उसने विनोद को गर्दन से पकड़ा हुआ था। अगर आहान ने कोई भी होशियारी की तो वो विनोद की गर्दन मरोड़ देगा। परिवार एरिया से निकलने के बाद वो रेस्टोरेंट के कॉमन एरिया में पहुंचे, जहां पर कोई नहीं था, बस कुछ वेटर्स जमीन पर गिरे हुए थे। किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा थे या मर गए थे। आहान ने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। उसने उन लोगों से 20 मीटर की दूरी बनाए रखी थी। वो नहीं जानता था कि अगर उसने कुछ भी किया तो वो लोग विनोद के साथ क्या करेंगे। फाइनली कुछ लोग रेस्टोरेंट के बाहर निकल गए। जिसने विनोद को पकड़ा हुआ था वो अब भी रेस्टोरेंट में ही था और उसने विनोद को नहीं छोड़ा था। तुम अब विनोद अंकल को छोड़ सकते हो, आहान ने कहा। वो इस वक्त उन लोगों से 20 मीटर की दूरी पर ही था और अब उन्हें विनोद को छोड़ देना चाहिए। हाँ, तुम समझदार हो जो तुमने ज्यादा होशियारी नहीं दिखाई, लीडर ने कहा। मेरी तारीफ बाद में करना, पहले अंकल को छोड़ो, आहान ने कहा।
ये लो तुम्हारे लिए, लीडर ने कहा और विनोद को आहान की तरफ जोर से धक्का दिया और खुद वहां से निकल गया। आहान भागते हुए आगे आया और उसने विनोद अंकल को पकड़ लिया। अंकल आप ठीक तो है ना? आहान ने विनोद को संभालते हुए कहा। तभी अचानक से आहान को छाती में दर्द हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी छाती में चाकू घुसा दिया था। इस वक्त विनोद उसे देख रहा था। आहान ने जैसे ही अपनी छाती की तरफ देखा कि विनोद के हाथ का चाकू उसकी छाती में था, विनोद ने आहान को स्टैब किया था। विनोद अंकल आप? इस वक्त आहान की आंखें डिसबिलीफ में थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि विनोद उसके साथ ऐसा करेगा। इस वक्त विनोद उसके लिए एक स्ट्रेंजर बन गया था। सॉरी आहान, विनोद ने चाकू से और गहरा घाव किया और कहा, मुझे नहीं समझना चाहिए था। आहान ने कहा। इस वक्त आहान बहुत दर्द में था और फिजिकल पेन से ज्यादा उसे इमोशनल पेन हो रहा था। उसने हमेशा विनोद की उतनी ही रिस्पेक्ट की थी जितनी वो शेखर की करता था, पर लास्ट में विनोद ने उसे धोखा दे दिया था। आहान सोच रहा था कि उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है जब उन लोगों ने विनोद को बाहर ले जाने की बात की थी। इसके अलावा खाना खाने के बाद सब डेजी फील कर रहे थे, पर विनोद नहीं। मधु, अश्विन और कीर्ति तो बेहोश तक हो गए थे, पर विनोद अपने पैरों पर आराम से खड़ा था। विनोद ने आहान को धोखा क्यों दिया था? आहान विनोद को अपने आप को बचाने के लिए कहता है, भाग जाने को कहता है, पर आहान भागने के बारे में नहीं सोचता क्योंकि वो उन फाइटर्स ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। आहान अपनी एनर्जी कम होने का नाटक करता है और जैसे ही दो आदमी उस पर अटैक करते हैं वो काउंटर अटैक करके खुद को बचा लेता है। आहान उन लोगों से जानना चाहता है कि उन्हें किसने भेजा है, पर वो नहीं बताते। वो विनोद को पकड़ लेते हैं और आहान से खुद को बचाकर भाग जाते हैं। जब वो विनोद को आहान की तरफ धक्का देते हैं तब विनोद आहान को चाकू मार देता है। आहान, तुम जानते हो मैं ये नहीं करना चाहता था और तुम बहुत स्ट्रांग हो। पॉइजन के बाद भी तुम्हें लड़ने की हिम्मत थी और वो लोग 6 लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इसलिए विनोद ने कहा। आहान को ड्रग्स विनोद ने दिए थे और उसने सोचा था कि अब वो 6 लोग आराम से आहान से डील कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए विनोद को आहान को चाकू मारना पड़ा। क्या आपको यहाँ गैंगटॉक चेंबर ने भेजा है? आहान ने पूछा। इस वक्त आहान के लिए जानना जरूरी था कि उसे कौन मारना चाहता था। तुम बहुत स्मार्ट हो, सब समझते हो, विनोद ने कहा। कुछ साल पहले जिस आदमी ने हमला किया था वो भी आप ही थे ना? आहान ने पूछा। 5 साल पहले वॉर अलायंस में एक जासूस था जिसने गैंगटॉक चेंबर को सारी इंफॉर्मेशन लीक की थी और वॉर अलायंस के प्रेसिडेंट पर हमला किया था। कुछ वक्त बाद जिसने हमला किया था वो तो पकड़ा गया था, पर जासूस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। जब आहान वैली ऑफ फ्लावर्स आने के लिए निकला था तब रक्षित ने उसे वार्न किया था कि वो ट्रेटर भी वहां हो सकता है, तो वो आहान को संभल कर रहने को कह रहा था, पर आहान थोड़ा केयरलेस हो गया था। तुम्हें वॉर अलायंस के बारे में सब कुछ पता है? विनोद ने सरप्राइज होते हुए पूछा। हाँ, आहान ने लाइटली कहा। जिस इंसान की तुम बात कर रहे हो वो भी मैं ही हूं, विनोद ने कहा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आहान ने वीकली पूछा। इस वक्त उसकी बॉडी से काफी ब्लड लॉस हो गया था। आहान को रियलाइज हुआ कि चाकू में भी पॉइजन था और वो खाने में भी जो पॉइजन था उससे ज्यादा स्ट्रांग था। क्यों का कोई जवाब नहीं है, विनोद ने कहा और आहान को देखने लगा। पर अगर जवाब देना ही है तो मैं बोलूंगा कि उन लोगों ने मुझे बहुत पैसा और वेल्थ दिया है। इसके अलावा मेरी पोजीशन भी ऐसी हो गई है कि अहुजाज मुझे डरा धमका न सके। आहान, पैसों के आगे सब छुप जाते हैं, विनोद ने कहा। आहान ने कहा। विनोद का बिजनेस 5 साल में बहुत बढ़ गया था। उसके पास बहुत पैसा आ गया था। अब आहान को समझ आ रहा था कि यह सब गैंगटॉक चेंबर की मदद की वजह से हुआ था। अतुल,
आहान ने आवाज लगाई। जब विनोद ने उसे धोखा दे ही दिया था तो फिर आगे बात करने का कोई मतलब नहीं था। तुम अपने साथ किसी को लाए हो? विनोद ने जब नाम सुना तब उसने कहा। उसे अब तक लग रहा था कि आहान अकेले ही आया था। जैसे ही विनोद ने अपनी बात पूरी की, उसकी आंखों के सामने एक फिगर आया। मार्शल आर्ट मास्टर, विनोद ने हैरानी से कहा। उसके सामने जिस एनर्जी से अतुल आया था वो समझ गया था कि ये एक मार्शल आर्ट मास्टर है। जैसे ही अतुल वहां आया उसने मुस्कुराकर आहान से कहा, यू लिटिल बॉय, अगर मैं थोड़ा और लेट हो जाता तो आज तुम नहीं बच पाते। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा। भैया भी आएगा मजा। तुमने उन चार से डील कर लिया है? आहान ने पूछा। डन, अतुल ने मुस्कुराते हुए कहा। अतुल हर वक्त साया बनकर आहान के साथ ही था, इसलिए उसे पता था कि आहान के साथ क्या हुआ था और अब उसे क्या करना था। और इसके साथ क्या करना है? अतुल ने विनोद की तरफ देखते हुए पूछा। इन्हें ब्रदर जतिन को सौंप देते हैं, फिर जो वॉर अलायंस डिसाइड करेगी वही होगा, आहान ने कहा। आहान विनोद की बहुत रिस्पेक्ट करता था, पर किसे पता था कि विनोद ही उसे धोखा देगा और वॉर अलायंस का ट्रेडर निकलेगा। अतुल को देखकर विनोद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे नहीं पता था कि एक मार्शल आर्ट मास्टर हर वक्त आहान के साथ रहता था। विनोद ने गहरी सांस ली और आहान से कहा, ये जो कुछ भी हुआ है ये मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें पॉइजन मैंने दिया था, इसमें मधु और कीर्ति का कोई हाथ नहीं है। तुम उन्हें कुछ मत करना। उनका हाथ था या नहीं मेरे कहने या मान लेने से कुछ नहीं होता। जो भी डिसीजन होगा वो वॉर अलायंस लेगी, आहान ने कहा। इस वक्त उसे विनोद या उसके परिवार के लिए कोई सिंपैथी नहीं थी। इसके अलावा वो नहीं जानता था कि मधु और कीर्ति विनोद के साथ मिले हुए हैं या नहीं। ऐसा भी हो सकता था कि अपने ऊपर से शक हटाने के लिए विनोद ने मधु और कीर्ति को भी ड्रग्स दिए थे। ऐसा भी हो सकता था कि अगर वो 6 लोग आहान को मार देते तो उस बॉक्स में विनोद भी पॉइजन ले लेता और बेहोश हो जाता। इसके बाद अगर एल्डर फिरोज इन्वेस्टिगेशन करते तो उन्हें विनोद के खिलाफ कोई लीड नहीं मिलती। इस वक्त आहान को कोई भी पॉसिबिलिटी साफ साफ नजर नहीं आ रही थी या समझ नहीं आ रही थी। वहां पहुंचने से पहले अतुल ने जतिन को कॉल कर दिया था। अतुल के वहां आने के कुछ देर बाद ही जतिन, एल्डर फिरोज और अलायंस के कुछ लोग और वहां पहुंच गए। इस वक्त फिरोज के चेहरे पर बहुत परेशानी थी। गैम्बलिंग के 2 दिन बहुत पीसफुली और बिना किसी ड्रामे के गुजर गए थे, इसलिए फिरोज को लगा था कि इस बार कुछ बुरा नहीं होगा। बस सेकेंड डे की रात को ही इतना बड़ा हादसा हो गया था। ब्रदर आहान, आप कैसे हैं? वहां आते ही जतिन सबसे पहले आहान के पास गया और उससे वरीडली पूछा। मैं ठीक हूं ब्रदर जतिन, आहान ने कहा। आहान को सबसे ज्यादा चोट चाकू की वजह से आई थी। घाव गहरा जरूर था पर जानलेवा नहीं था। अतुल ने अपनी पावर्स की मदद से आहान की चोट को हील कर दिया था, पर अब भी थोड़ा पॉइजन आहान की बॉडी में था। क्या ये सब गैंग ऑफ चैम्बर के लोगों ने किया है? जतिन ने गुस्से में पूछा। हाँ, उन्होंने ही किया है। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, अभी उन्हें ढूंढकर उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा, जतिन ने गुस्से में कहा। उसका कोई फायदा नहीं होगा ब्रदर जतिन, आप उनसे भले ही कुछ भी पूछ लें, वो ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आहान ने कहा। मतलब एविडेंस? जतिन ने पूछा। हमें उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। उन्होंने उनकी तरफ पॉइंट करने वाले सारे एविडेंस क्लियर कर दिए हैं। वो फाइटर्स जो मुझे मारने आए थे वो भी गैंगटॉक के नहीं थे बल्कि मनाली के ही थे, आहान ने कहा। जब आहान ये बोल रहा था तब कुछ लोग उन 6 बॉडीज को लेकर आए और फिरोज के सामने रख दिए। एल्डर फिरोज, ये वही 6 लोग हैं, किसी ने कहा। फिरोज ने उन 6 लोगों का मास्क हटाया। जैसे सबको उम्मीद थी वो सब मनाली के ही लोग थे। इन सब की आइडेंटिटी का पता लगाओ, फिरोज ने कहा। ओके एल्डर फिरोज, किसी ने कहा। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला और उन लोगों की फोटो क्लिक की और उसे मार्शल आर्ट अलायंस की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया। मार्शल आर्ट अलायंस के पास अपना मॉनिटरिंग सिस्टम था जो बहुत फास्ट और रिलायबल था। उस वेबसाइट पर सारे मार्शल आर्टिस्ट के प्रोफाइल रिकॉर्डेड थे। जब अलायंस अफसर उन लोगों के बारे में रिसर्च कर रहे थे तब कुछ लोग आहान को देख रहे थे। वहां के सीन को देखकर साफ पता चल रहा था कि वहां कैसे फाइट हुई थी।
इसके अलावा उन 6 लोगों के लेवल के बारे में भी उन्हें पता चल गया था। सब इस वक्त यही सोच रहे थे कि पॉइजन होने के बाद भी आहान ने इन लोगों से डील कैसे किया था। तभी किसी ने कहा, एल्डर फिरोज, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है। उस अफसर ने 3 मिनट से कम टाइम में उन 6 लोगों की आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लिया था। बताओ, फिरोज ने स्टर्नली कहा। इन लोगों के नाम। पहले उसने उन 6 लोगों के नाम बताए और फिर कहा, ये लोग एमए वर्ल्ड के डिसिपल्स थे। कुछ वक्त पहले इन्होंने उसके रूल्स को तोड़ा था, इसलिए इन्हें वहां से निकाल दिया गया था। 3 साल पहले ये 6 लोग फिर से मिले और इंडिपेंडेंटली काम करने लगे। ये लोग बिना मतलब फाइट करते थे और एसिड्स चोरी कर लेते थे। ये बात मार्शल आर्ट अलायंस को पता चली, तब इन्हें अरेस्ट करने हमारे ऑफिसर्स गए थे, पर ये न्यूज लीक हो गई थी और ये लोग देश से बाहर चले गए। उस अफसर ने सारी इंफॉर्मेशन बताई। ये लोग यहाँ पर कैसे आए? फिरोज ने रूखी आवाज में पूछा। इसकी इंफॉर्मेशन अभी हमें नहीं मिल पाई है, अफसर ने कहा। एल्डर फिरोज, ये मैटर गैंगटॉक चेंबर का है, जतिन ने पूछा। इसका कोई एविडेंस? फिरोज ने जतिन को देखते हुए पूछा। यह आदमी एविडेंस है। ऐसे यहां पर गैंगटॉक चेंबर के लोगों ने ही भेजा, जतिन ने विनोद की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिरोज ने अपनी नजरें विनोद की तरफ घुमाई। एक मार्शल आर्ट मास्टर की खतरनाक नजर के बाद भी विनोद के चेहरे पर डर नहीं था। उसने पहले से सोच रखा था कि उसे क्या बोलना था। गैंगटॉक चेंबर क्या है ये मुझे नहीं पता, मैं बस एक ब्रोकर हूं। मुझे किसी ने बहुत सारे पैसे भेजे और कहा कि इसे जहर देना है, बाकी काम उनके किलर आकर कर देंगे। मैंने बस उतना ही किया, और जहां तक की बात है इन 6 लोगों की, तो मैं इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता। विनोद ने बिना डरे झूठ बोला। वो जानता था कि उनके पास विनोद की बात का भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। फिरोज ने वहां मुंह बना लिया। इसके बाद उन्होंने कुछ सोचा और कहा, इसे यहां से लेकर जाओ और अच्छे से इंटरोगेट करो। बी स्ट्रिक्ट। यस एल्डर फिरोज, अफसर ने कहा और विनोद को अपने साथ ले गया। इस वक्त तरुण ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पर फिर चुपचाप हो गया। फिरोज की नजर से वो समझ गया था कि फिरोज जानता है कि यह सब गैंगटॉक चेंबर के लोगों ने किया है, पर एविडेंस ना होने की वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले सकता था। विनोद ने भी सच से अपना पल्ला झाड़ लिया था। गैंगटॉक चेंबर के लोगों के पास बिना एविडेंस जाने का मतलब खुद पर इल्जाम लगवाना था। वो लोग कह सकते थे कि यह सब मनाली चेंबर ने उन्हें फंसाने के लिए किया है, क्योंकि आहान को कोई मेजर इंजरी नहीं हुई थी। कुछ देर की शांति के बाद फिरोज ने कहा, आज यहां जो कुछ भी हुआ है मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। एल्डर फिरोज, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। कुछ भी आपकी वजह से नहीं हुआ है, इसमें मेरी लापरवाही थी। आहान ने तुरंत अपना सर झुकाते हुए कहा, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाऊं। मेरी गलती थी और ये मैं मानता हूं। चीफ ने पहले ये गेस कर लिया था कि ऐसा कुछ होने वाला था, इसलिए उन्होंने मुझे यहां पर सबकी सेफ्टी के लिए भेजा था, पर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। मुझे नहीं पता था कि मेरी नाक के नीचे से ऐसा कुछ हो जाएगा। फिरोज ने कहा। आहान ने कुछ कहना चाहा, पर फिरोज ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं तुम्हें इस मैटर का पूरा एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा। अभी तुम ये डिटॉक्सिफिकेशन पिल ले लो, इससे सारे पॉइजन खत्म हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। फिरोज ने कहा और अपने पास एक व्हाइट पिल निकाल कर आहान को दे दी। वहां पर बहुत सारे मार्शल आर्ट आर्टिस्ट को जलन हो रही थी, क्योंकि फिरोज ने वो पिल आहान को दे दी थी। बहुत लोग वो पिल खरीदना चाहते थे, पर फिरोज हमेशा मना कर देता था। थैंक यू एल्डर फिरोज, आहान ने रिस्पेक्टफुली कहा। आहान ने ज्यादा सोचा नहीं और वो पिल ले ली। उसे फिरोज के इंटेंशंस पर डाउट नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि इतने लोगों के सामने फिरोज उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। इसके अलावा आहान ने इन पिल के बारे में बहुत सुना हुआ था। ये पिल सिर्फ मार्शल आर्ट अलायंस के लोगों के पास थी और इसी के साथ किसी भी तरह का पॉइजन डिटॉक्स किया जा सकता था। आहान ने वो पिल ले ली। आहान कल होने वाले मैच के बारे में सोच रहा था। तभी फिरोज ने पूछा, कल के मैच में तुम फाइट कर पाओगे? अपनी हालत को देखते हुए आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। विनोद आहान को बताता है कि उसने ये सब पैसों के लिए किया। विनोद गैंगटॉक चेंबर का जासूस है।
आहान बहुत डिसअपॉइंटेड होता है और अतुल को बताता है। अतुल आहान के घाव हील कर देता है और इन 6 फाइटर्स को भी मार देता है। तभी वहां पर जतिन, फिरोज और बाकी मार्शल आर्टिस्ट अलायंस के मेंबर आते हैं। कोई एविडेंस ना होने की वजह से वो गैंगटॉक चेंबर पर इल्जाम नहीं लगा सकते। फिरोज आहान को एक डिटॉक्सिफिकेशन पिल देते हैं और आहान उसे खा लेता है। तुम कल होने वाली फाइट में फाइट कर पाओगे? फिरोज ने आहान से पूछा। आहान इस वक्त कल के मैच के बारे में ही सोच रहा था। अभी तक वो वीक महसूस कर रहा था, पर पिल लेने के 1 मिनट बाद आहान को लग रहा था कि उसकी एनर्जी रिस्टोर हो गई है। बिल्कुल एडा फिरोज, मैं फाइट करूंगा, आहान ने कहा। अगर फिरोज ने उसे वो पिल नहीं दी होती तो फिर शायद आहान इतना कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पाता। उस पिल से आहान की बॉडी से पॉइजन खत्म हो गया था और साथ ही उसके घाव भी भर गए थे। Good. I'm looking forward to seeing you in fight. Don't let me down. फिरोज ने कहा और अपने हाथ पीछे करके वहां से चला गया। फिरोज की बातों से बहुत लोगों को जलन हो रही थी। फिरोज कभी भी किसी के बारे में इतना हाईली नहीं सोचा था और किसी को यह बिल्कुल नहीं कहा था कि वो इनकी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं। पर आहान को उन्होंने ये बात बोली थी और साथ ही पिल भी दे दी थी। फिरोज के जाने के बाद जतिन ने आहान से पूछा, ब्रदर आहान, अब पक्का ठीक तो है ना? आहान मनाली चेंबर की आखिरी उम्मीद था। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर अगर वो फाइट नहीं कर पाया तो मनाली चेंबर मुसीबत में पड़ सकता था। इस सिचुएशन में उन्हें कल की फाइट में हार माननी ही पड़ती। ब्रदर जतिन, आप बेफिक्र रहिए, अब मैं पहले से बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, आहान ने कहा। भले ही फिरोज ने कह दिया था कि वो आहान को इस पूरे मैटर की एक्सप्लेनेशन कर देंगे, पर असल में गलती आहान की ही थी। वो एक पार्टिसिपेंट था और उसे बाहर आकर डिनर करने का रिस्क नहीं लेना चाहिए था। अगर वो विला में ही रहता तो फिर शायद गैंगटॉक चेंबर को उस पर अटैक करने का मौका नहीं मिलता। अच्छा चलो, पहले वापस विला चलते हैं। जब मैंने सबको तुम्हारे बारे में बताया था तो सब बेचैन हो गए। मैं किसी को अपने साथ जानबूझकर नहीं लाया, जतिन ने कहा। जब न्यूज मिलने के बाद जतिन आहान के पास आ रहा था तब वो अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स को लेके आया था। नित्या, अरिहंत और गीत उनके साथ आना चाहते थे, पर कोई गलत खबर ना फैल जाए इसलिए जतिन अपने साथ किसी को नहीं लाया था। अब जतिन सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि वो यहाँ किसी को नहीं लाया। अगर वो लोग आहान को इस हालत में देख लेते तो फाइट को लेकर और पैनिक करने लगते और परेशान हो जाते। कुछ देर बाद जतिन और आहान वापस विला पहुंचे। आहान के शरीर पर खून था और उसका एक्सप्रेशन बहुत ऑकवर्ड था। आहान, तुम ठीक तो हो ना? ये सब कैसे हुआ? गीत ने पैनिक करते हुए पूछा। उसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। नित्या भी गीत के पीछे भागी और उसने आहान से कुछ नहीं कहा था। मैं ठीक हूं, आहान ने कहा और फिर उसने अपने सब टीम मेंबर्स की तरफ देखा और कहा, सॉरी, मेरी वजह से आप डिस्टर्ब हो गए हैं और रेस्ट नहीं कर पाए। सॉरी है? अब ये सब कहने का क्या फायदा है? अरिहंत ने कहा और आहान को घूरने लगा। मैंने तुमसे कहा था कि बाहर मत जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब नतीजा तुम खुद देख लो। आहान फ्राउन करने लगा। अरिहंत ने उसे बाहर जाने से मना किया था, पर उस वक्त आहान को नहीं पता था कि विनोद उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। जब आहान को इसका एहसास हुआ तब उसने तुरंत अतुल को मैसेज भेज दिया था। अरिहंत, इस वक्त टॉन्ट मारने का क्या मतलब है? हमें तो यह सोचना चाहिए कि आहान के साथ ऐसा किसने किया है। गीत ने रूखी आवाज में पूछा। मैं इसके बारे में क्या सोचूं? और क्यों सोचूं? अगर ये मेरी बात नहीं मान सकता तो फिर ये चाहे जी या मरे, मुझे क्या? अरिहंत ने कहा। अरिहंत, तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? गीत को इंस्टेंटली गुस्सा आया। भले ही वो एक टीम के थे, पर अरिहंत ऐसे कैसे बोल सकता था? गीत, रिलैक्स। आहान ने गीत को रोका। इस सब में मेरी गलती है, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए था, आहान ने स्माइल करते हुए कहा। आहान समझ गया था कि अरिहंत को उससे बहुत प्रॉब्लम है, पर फिर भी आहान उसके मुंह नहीं लगना चाहता था। आहान, जिन लोगों ने तुम पर अटैक किया था, क्या वो पकड़े गए हैं? गीत ने पूछा। हाँ, वो सब पकड़े गए हैं, आहान ने कहा। उन्हें किसने भेजा था? गीत ने पूछा। मुझे नहीं पता,
उनसे हम कुछ पूछ पाते इससे पहले वो मर गए। आहान ने कहा, वो सब फाइटर्स थे ना? इस बार ये सवाल आकाश ने किया था। आकाश ने सोचा कि जो आहान की ऐसी हालत कर सकते हैं वो कोई मामूली लोग तो नहीं हो सकते। हाँ, वो सब मार्शल आर्टिस्ट थे। आहान ने कहा, अच्छा, वो किस लेवल के मार्शल आर्टिस्ट थे और क्या उन्हें गैंगटॉक चेंबर ने भेजा था? आकाश ने पूछा। आई गेस वो सब स्टेज 1 के मार्शल आर्टिस्ट थे, शायद फाइनल लेवल पर थे, और उन्हें गैंगटॉक चेंबर ने भेजा था या नहीं ये मुझे नहीं पता। आहान ने कहा, इतने सारे लोगों के सामने वो सच नहीं बोल सकता था। क्या पता वहां पर गैंगटॉक चेंबर का कोई आदमी हो जो ये इन्फॉर्मेशन उन्हें बता दे। स्टेज 1 के फाइटर, और उन्होंने तुम्हारी ये हालत कर दी। अरिहंत ने आहान को डिस्टिंग्विशली कहा, मार्शल आर्ट की दुनिया में स्टेज 1 और स्टेज 2 के फाइटर्स में बहुत फर्क होता है। जनरली स्टेज 2 के मार्शल आर्टिस्ट स्टेज 1 के मार्शल आर्टिस्ट के साथ इजीली डील कर सकते थे, पर उन्होंने आहान की ये हालत कर दी थी, इसलिए अरिहंत ने मुंह बिगाड़ लिया। आहान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अरिहंत को इग्नोर किया, क्योंकि अगर वो उन्हें सच बता भी देता तब भी वो उसकी बात पर पूरा विश्वास नहीं करते। उल्टा वो यह सोचता कि आहान बोस कर रहा है, इसलिए आहान अपनी गर्दन नीचे करके लंबी सांस लेने लगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये काम गैंगटॉक चेंबर का होगा। आहान जैसे फाइटर को मारकर चेंबर को वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं था। अगर आहान तरुण जैसा फाइटर होता तो समझ भी आता, रो कल्टीवेटर को मारकर कोई अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करेगा? अरिहंत ने कहा। ब्रदर अरिहंत सही बोल रहे हैं। आहान ने स्माइल करते हुए कहा। सब लोग आहान को बहुत हल्के मिलने रहे थे, पर आहान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वक्त वो सिर्फ ये सोच रहा था कि जब वो कल स्टेज पर जाएगा और फाइट करेगा तब सबके रिएक्शन क्या होंगे। इसके बाद सब विला हॉल में अपने रूम में चले गए। जतिन ने आहान के लिए विला में रूम अरेंज कर दिया था। ब्रदर आहान, मैं नहीं चाहता कि आप विला से बाहर जाएं। प्लीज स्टे हियर ओनली, जतिन ने कहा। ओके ब्रदर जतिन, आहान ने कहा। और प्लीज एक बार डॉक्टर से, जतिन ने कहना चाहा पर वो रुक गया। जतिन चाहता था कि आहान एक बार डॉक्टर को अपने घाव दिखा दे, पर आहान ने मना कर दिया था। मैंने आपसे कहा ना, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं, आहान ने कहा। आहान मार्शल आर्ट मास्टर था, इसलिए उसके घाव अपने आप भर जाएंगे, उसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फिरोज ने भी उसे एक पिल दे दी थी जो डॉक्टर की किसी भी पिल से ज्यादा इफेक्टिव थी। ओके, गुड नाइट, अब आप रेस्ट कीजिए, जतिन ने कहा और रूम से बाहर आ गया। जतिन के रूम से चले जाने के बाद आहान अगले दिन की फाइट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने लगा। जिस वक्त आहान विला में पहुंचा था उस वक्त गैंगटॉक चेंबर के विला में अजीब माहौल था। मोहित के पिता विघ्नेश कुमार ने मीटिंग बुलाई थी। सबके चेहरे उतरे हुए थे और सब विघ्नेश का इंतजार कर रहे थे। मोहित भी वही था और उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। तभी वहां पर एक आदमी आया जिसके पीछे 5-6 बॉडीगार्ड्स थे। मोहित तुरंत खड़ा हुआ और उसने अपने पिता को ग्रीट किया। डैड, मोहित ने कहा। विघ्नेश ने पूछा। वो मर गए? मोहित ने पूछा। कौन मर गए? विघ्नेश ने फिर से पूछा। जो मार्शल आर्टिस्ट आहान को मारने गए थे वो सब मर गए, मोहित ने कहा। क्या? हमने जो मार्शल आर्टिस्ट भेजे थे सब मर गए? अरे जहां पर चल क्या रहा है? 6 लोग मिलकर एक आदमी को नहीं मार पाए जिसे आपने पॉइजन दिया था, विघ्नेश ने गुस्से में कहा। डैड, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। मैंने जैसे ही इस इन्वेस्टिगेशन करने वहां पहुंचा तो वहां पर फिरोज आ गए और फिर मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि उन 6 लोगों को फिरोज ने मारा होगा, मोहित ने कहा। विघ्नेश को बहुत गुस्सा आया। वो भी मार्शल आर्टिस्ट था पर उसमें फिरोज जैसी स्ट्रेंथ नहीं थी। मोहित की बात सुनकर उसे यकीन हो गया था कि फिरोज ही है जो उन 6 लोगों को मार सकता है। विघ्नेश ने अपना गुस्सा शांत किया और पूछा, आहान कैसा है? मैंने सुना है कि उसे इंजरीज हुई है, मोहित ने कहा। यह बात सुनकर विघ्नेश के कलेजे में ठंडक पहुंची। अगर इतना सब कुछ करने के बाद आहान का बाल भी बांका नहीं हुआ तो फिर उनके सारे पैसे और मेहनत वेस्ट हो जाती। क्या उसे हमारे बारे में पता चल सकता है? विघ्नेश ने पूछा। नहीं, मैंने सारे सबूत हटा दिया है और साथ ही विनोद भी कुछ नहीं बोलेगा,
अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो हम बोल सकते हैं मनाली चेंबर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? मोहित ने कहा। सर, आहान रायजादा फैमिली का बेटा है। हमने जो किया है उसके बाद रायजादा फैमिली हमसे बदला लेने आएगी। वो तो आहान की साइड ही लेंगे ना? किसी ने विघ्नेश से पूछा। वरुण चौबे ने इन लोगों को आहान की सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी और कहा था कि आहान मनाली चेंबर का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। अगर उन्हें ये गैम्बलिंग जीतनी है तो फिर उन्हें आहान को मारना ही होगा। उन्हें लगा कि ये बहुत बड़ा रिस्क होगा और रायजादा फैमिली इंटरफेयर कर सकती है, पर गैम्बलिंग जीतने के लिए ये रिस्क लेना जरूरी था। रायजादा फैमिली हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो हमें ना। ये बात केशव ने बोली थी। उसकी भी आहान से दुश्मनी थी। विघ्नेश मुस्कुराने लगा। अगर केशव उनके साथ था फिर उससे घबराने की जरूरत नहीं थी। कल के राउंड्स में आहान फाइट करेगा? विघ्नेश ने पूछा। इस वक्त वो गैम्बलिंग को लेकर सबसे ज्यादा परेशान था। अभी तक गैम्बलिंग के 4 राउंड्स बाकी थे और आहान जैसा मनाली चेंबर में कोई नहीं था जो गैंगटॉक चेंबर के फाइटर्स को टक्कर दे सके। अगर आहान फाइट नहीं करेगा तो फिर गैंगटॉक चेंबर को जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। मुझे नहीं लगता कि आहान फाइट कर पाएगा, मोहित ने कहा। तुम्हें लगने से क्या होता है? मुझे कंफर्मेशन चाहिए, विघ्नेश ने इरिटेट होते हुए कहा। ओ दरअसल मोहित के पास वे सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए वो अपने पिता को कोई जवाब नहीं दे पाया। अच्छा रहने दो, कल हमारे 4 फाइटर्स इम्यूनिटी पिल लेंगे, विघ्नेश ने कहा। यह सुनकर सब हैरान हो गए थे। सबको पिल्स देने का मतलब था कि कल के दिन में 8 पिल्स उसे होंगी, जिसकी कीमत लाखों में है। ओके, मोहित को भले ही ये आइडिया अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी उसके पास अपने पिता की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर विघ्नेश चाहता था कि फाइटर पिल ले ले तो चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, 4 फाइटर्स वो पिल लेंगे। अगला दिन, आज गैम्बलिंग का आखिरी दिन था, इसलिए स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। सब लोगों को एक्साइटमेंट थी कि आज कौन जीतने वाला था। यह गैम्बलिंग इतने सालों में होने वाली सबसे महंगी और बड़ी गैम्बलिंग थी। करोड़ों रुपए तो दाव पर थे, पर साथ ही में वो एक चीज भी थी जो आज एक होने वाली थी। उस चीज का एक पार्ट मनाली चेंबर्स के पास था और एक पार्ट गैंगटॉक चेंबर्स के पास था। आज जो जीतेगा ये चीज उसे मिल जाएगी। कुछ ही देर में दोनों टीम्स वहां पर पहुंच गई। इस वक्त सबकी नजरें आहान पर थी, जो बहुत शांत था। जब मोहित ने आहान को देखा तब उसे लगा कि आहान का चेहरा बहुत पेल है और शायद वो आज फाइट नहीं करेगा। लगता है आज आहान फाइट नहीं कर पाएगा, मोहित ने कहा। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि आहान फाइट करने वाला है? वो कौन सी चीज है जो दोनों चेंबर्स अपने पास लाना चाहती हैं? आहान कहता है कि वो कल फाइट जरूर करेगा। इसके बाद सब विला पहुंचते हैं। विला में सब आहान को लेकर बहुत परेशान होते हैं। आहान और अरिहंत के बीच में बहस हो जाती है, जिसे आहान इग्नोर कर देता है। वहीं गैंगटॉक चेंबर में मोहित और उसके पिता बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो आहान को मार नहीं पाते हैं। विघ्नेश कहता है कि कल सारे फाइटर इम्यूनिटी पिल लेंगे क्योंकि उनके पास कंफर्मेशन नहीं है कि आहान फाइट करेगा या नहीं। अगले दिन अरेना में आहान को देखकर मोहित गेस करता है कि वो फाइट नहीं करेगा। एवरीवन, फाइट 5 मिनट में शुरू होगी। एवरीवन बी प्रिपेयर्ड। हॉल में अनाउंसमेंट हुई। मनाली चेंबर की तरफ से पहली फाइटर नित्या थी। वो तुरंत आगे आ गई। नित्या को इतना उतावला और एक्साइटेड देखकर आहान को चिंता होने लगी। नित्या इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो फाइट जीत सके। इसके अलावा अगर नित्या केयरफुल नहीं रही तो फिर शायद उसका ओपोनेंट उसकी जान ही ले ले। आहान नित्या का टेम्परामेंट जानता था, पर फिर भी उसे रहा नहीं गया तो उसने नित्या से कहा, नित्या, ध्यान से फाइट करना। अगर तुम्हें लगे कि तुम फाइट नहीं कर सकती हो तो फिर हार मान लेना। कुछ भी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं केपेबल नहीं हूं? हाउ डेयर यू लुक डाउन एट मी? नित्या आहान की बात से अनॉय हो गई थी। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मुझे डर है कि कहीं तुम्हें चोट न पहुंच जाए। डोंट हर्ट योरसेल्फ। आहान ने बिटरली स्माइल करते हुए कहा। आहान की यह बात सुनकर नित्या
ब्लश करने लगी। वो सोच रही थी कि आहान को उसकी फिक्र थी और वो नहीं चाहता था कि उसे चोट आए। उसे लगा कि शायद आहान उसे लाइक करता है। नित्या का बदला हुआ एक्सप्रेशन देखकर आहान सरप्राइज हो गया। वो समझ गया था कि नित्या क्या सोच रही थी। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन नीचे करके मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि नित्या कितना ओवरथिंक कर रही है। मेरी चिंता मत करो, अपना ध्यान रखो, नित्या ने स्माइल करते हुए कहा और स्टेज पर चली गई। आज नित्या ने कोई ड्रेस नहीं बल्कि अपना फाइटिंग सूट पहना हुआ था। उसका सर ऊंचा था और वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। नित्या के सामने एक छोटी हाइट का फाइटर था और नित्या के ऊपर से नीचे घूर रहा था। वो सोच रहा था कि ये लड़की उससे फाइट क्या करेगी। ए मिस्टर, ऐसा क्या घूर रहे हो? बिलीव या नॉट, पर मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। उस फाइटर को घूरता हुआ देख नित्या को गुस्सा आने लगा। जैसे ही रेफरी ने स्टार्ट बोला, नित्या एक्शन लेने के लिए तैयार हो गई। वो लगातार अपनी तलवार स्विंग कर रही थी और अपने ओपोनेंट पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। पहले उस फाइटर का एक्सप्रेशन सीरियस था, पर फिर वो मुस्कुराने लगा। उसने अपने पैर जमीन पर पटका और 1 सेकंड में नित्या के सामने आकर खड़ा हो गया। इसके बाद उसने नित्या की तरफ पंच किया और नित्या ने उसे इजीली डॉश कर दिया। बदतमीज आदमी, नित्या ने कहा। उसके ओपोनेंट ने रिलीज किया कि नित्या को गुस्सा दिलाना बहुत आसान था। इतने में नित्या ने उस पर अटैक किया और उसके बाजू से खून आने लगा। बस इतना ही कह सकते हो तुम, उस फाइटर ने नित्या से कहा। अब वो ये फाइट खत्म करना चाहता था। नित्या के साथ टाइम वेस्ट करके वो अपनी सारी एनर्जी कंज्यूम नहीं करना चाहता था। अब उस फाइटर ने भागते हुए नित्या की तरफ चार्ज किया और पेट पर जोर से पंच किया। नित्या स्टेज से नीचे गिर गई। सिस्टर नित्या, मनाली चेंबर के सब लोग चिल्लाए। तरुण ने फ्राउन किया पर कुछ बोला नहीं। वो जानता था कि नित्या आसानी से हार नहीं मानेगी। रेफरी ने रिजल्ट अनाउंस किया क्योंकि नित्या ही मैच हार गई थी। अब स्टेज पर जाने की बारी आहान की थी। अब अगर आहान भी हार गया तो मनाली चेंबर अपनी हार मान लेता, क्योंकि आहान के बाद वाले दोनों फाइटर नित्या से भी कमजोर थे। एक छोटी हाइट का फाइटर स्टेज पर रहने वाला था और आगे फाइट करने वाला था। मनाली चेंबर के फाइटर्स की उम्मीद खत्म हो गई थी। नित्या भी हार गई थी। सब सोच रहे थे कि उसके बाद वाले सारे फाइटर वैसे भी लड़ने के लायक नहीं है और उनमें से एक तो रोग कल्टीवेटर है। अब मनाली चेंबर नहीं जीत सकता था। ब्रदर आहान, द स्टेक्स आर ऑन यू नाउ, अच्छे से फाइट करना, आकाश ने कहा। आकाश आहान के बारे में बहुत हाईली नहीं सोचता था, पर अरिहंत के साथ मिलकर उसने बात की थी कि शायद आहान जीतना सिंपल दिखता है, उतना सिंपल है नहीं। अरे इसे कुछ भी कहने की क्या जरूरत है, यही तो बहुत स्ट्रांग है और जैसे ही ये स्टेज पर जाएगा तो सारे मार्शल आर्ट पावर्स इसमें आ जाएंगे और ये सबको एक एक करके हरा देगा। अरिहंत ने आहान को मॉक करते हुए कहा। सब समझ गए थे कि अरिहंत आहान का मजाक उड़ा रहा था, पर आहान ने कुछ नहीं कहा। इस वक्त वहां पर जतिन आया। उसका चेहरा सीरियस था और उसके माथे पर पसीना था। ब्रदर आहान, गैंगटॉक चेंबर अपने फाइटर्स को जो पिल दे रहा है वो इम्यूनिटी पिल है। उस पिल को स्पेशली इस गैम्बलिंग के लिए रिफाइन करवाया गया है। वो पिल लेने के बाद फाइटर की पावर 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जतिन ने सीरियसली होते हुए कहा। उसे उस पिल के बारे में अभी अभी पता चला था और उसने तुरंत ये आहान को बता दिया। तो 2 से 3 गुना है? अरिहंत ने शौक में पूछा। उसने कभी नहीं सोचा था कि गैंगटॉक चेंबर्स ऐसी डेंजरस पिल रिफाइन करेगा। अब सबको समझ आ गया था कि तरुण इतनी बुरी तरह से इंजोर कैसे हुआ था। हाँ, वो पिल इतनी पावरफुल है, जतिन ने कहा। अगर वो पिल लेकर स्टेज पर आएंगे तो फिर फाइट का मतलब ही क्या है? हम ऐसे ही हार मान लेनी चाहिए हमें। वहां पर सब वैसे भी हाई लेवल कल्टीवेटर्स है। इसके बाद अगर पिल लेकर उनकी स्ट्रेंथ 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ गई तो वो हमें मच्छर की तरह मसल देंगे। ये बात 9th फाइटर ने कही थी, जिसे आहान के बाद स्टेज पर जाना था। उसके चेहरे पर कोई शर्म या गिल्ट नहीं थी, क्योंकि वो सोच रहा था कि जब तरुण जैसा फाइटर इतनी बुरी तरह घायल हो गया था, फिर बाकी तो उनके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। इतना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। वो पिल्स बहुत कम है
गैंगटॉक चेंबर अपने सब फाइटर्स को वो पिल ही देंगे। इसके अलावा उस पिल के साइड इफेक्ट्स भी हैं। पिल लेने के बाद फाइटर को 5 मिनट में फाइट कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, वरना वो वहीं पर कोलैप्स हो जाएगा। इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल हमने कल देखा ही था। तरुण ने कहा, सीधा कोलैप्स कर जाएंगे? हैं? गैंगटॉक चेंबर के लोग पागल हो गए हैं क्या? सिर्फ एक गैम्बलिंग जीतने के लिए वो लोगों की जान दांव पर लगा रहे हैं। अच्छा, बस स्टॉप दिस डिस्कशन ना। और जो कह रहे हैं उन्हें करने दो, जतिन ने कहा। ब्रदर रोहन, मैंने आपको उसकी पिल के बारे में सब कुछ बता दिया है। उसके फायदे और नुकसान आपके सामने है। स्टेज पर जाने से पहले मेंटली प्रिपेयर होके जाना। जतिन ने आहान से कहा, ओके ब्रदर जतिन, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें पिल खाने का मौका ही नहीं दूंगा। आहान ने स्माइल के साथ कहा। आहान को कल रात को जो इंजरी हुई थी, इसलिए वो अपनी 80 से 85% स्ट्रेंथ ही यूज कर सकता था, पर वो भी गैंगटॉक चेंबर को हराने के लिए काफी थे। दोनों फाइटर्स प्लीज स्टेज पर आए, रेफरी ने अनाउंस किया। इस वक्त एक साइड आहान था और दूसरी साइड वो छोटी हाइट वाला फाइटर जिसने नित्या को हराया था। आहान को स्टेज पर देखकर झलक की आंखें बड़ी हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आहान एक फाइटर है। उसके मन में डर था कि उसने एक फाइटर को फ्रेम करने की कोशिश की थी। क्या तुम उसे जानती हो? झलक के बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर मोहित ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, झलक ने तुरंत कहा। अगर उसने मोहित को सच बता दिया कि उसने आहान को सिड्यूस करने की कोशिश की थी, तो फिर मोहित उसे अपने साथ नहीं रखेगा और वहां से निकाल देगा। मुझे लगता है कि ब्रदर जतिन बहुत ज्यादा सोच रहा है। अरे आहान की जो स्ट्रेंथ है, गैंगटॉक चेंबर के फाइटर को पिल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और पहले ही आहान को डिफीट कर देंगे। अरिहंत ने अंदाजा लगाया, पिल लेने के बाद फाइटर की स्ट्रेंथ बढ़ तो जाती है, पर साथ ही में उसकी जिंदगी पर खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए तो फाइटर पिल तब तक नहीं लेगा जब तक बहुत जरूरी ना हो। क्या आहान उनकी सारी एनर्जी खत्म कर सकता था? अरिहंत के हिसाब से तो नहीं। तरुण के मन में भी इस वक्त आहान को लेकर बहुत कुछ चल रहा था। उसे समझ आ रहा था कि आहान को जतिन ने जितना सिंपल बताया था, उतना सिंपल एक्चुअली वो था नहीं। इस वक्त आहान स्टेज पर हाथ पीछे करके बहुत कामली खड़ा था और उसके ओपोनेंट के चेहरे पर एक बहुत सीरियस एक्सप्रेशन था। विघ्नेश ने गैम्बलिंग शुरू होने से पहले सारे फाइटर्स को अपने हिसाब से रैंक कर दिया था, पर वो आहान को रैंक नहीं कर पाया था क्योंकि वो आहान के स्ट्रेंथ के बारे में नहीं जानता था। उसने जो कैटेगरीज बनाई थी वो थी सी, जो सबसे कमजोर, जिसमें आकाश जैसे लोग थे, ए जिसमें अरिहंत था और एस जिसमें तरुण था। आहान को अभी भी उस कैटेगरी में वो नहीं डाल पाया था। जब सबके दिमाग में अलग अलग बातें चल रही थी, तब रेफरी ने कहा स्टार्ट, और इसके साथ ही दोनों फाइटर्स लड़ने के लिए तैयार हुए। आहान के ओपोनेंट ने पहले ही अपॉर्चुनिटी में आहान की तरफ 2 चाकू फेंके, जिनसे किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रहा था और साफ फील हो रहा था। सो पावरफुल, आकाश के मुंह से निकला। ये हिल ही नहीं रहा है, क्या ये बहुत डर गया है कि इसके पैर जम गए हैं? अरिहंत ने कहा। चाकू आहान की तरफ आ रहा था, पर आहान ने अब तक अपनी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं की थी। आहान डॉज क्यों नहीं करा? उसे डॉज करना आता तो है ना? तरुण ने अपने मन में सोचा। जब तरुण ये सोच रहा था, तब आहान ने अपना मूव किया। आहान ने अपना पंच प्रिपेयर किया और भागते हुए उस छोटी हाइट के फाइटर की तरफ गया और उसे छाती पर पंच किया। एक ही पंच से वो फाइटर अपने पीछे की दीवार पर जाकर भिड़ गया। वो जैसे ही जमीन पर गिरा, उसके मुंह से खून आने लगा। आहान ने 2 चाकुओं का जवाब एक ही पंच से दे दिया था। अरेना में ये सीन देखकर सब हैरान हो गए थे। पूरे हॉल में बिल्कुल सन्नाटा था, किसी में सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहां पर इस वक्त सिर्फ उस फाइटर के हाफने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये सब होने के बाद बस 5 सेकंड लगे थे। आहान ने 5 सेकंड में ये मैच जीत लिया था। ब्रदर अरिहंत, ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? वंश ने कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आहान ऐसा कुछ कर सकता था। अरिहंत ने कुछ कहा। इस वक्त उसका गला इतना सूख रहा था कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसने अंदाजा लगाया कि आहान जीत सकता है, पर वो इतनी आसानी से जीत जाएगा
ये अरिहंत ने नहीं सोचा था। ये गैंगटॉक चेंबर ने अपने पिल आहान को तो नहीं दे दी? नित्या ने सहमी हुई आवाज से कहा। वो अभी उस फाइटर से हार कर आई थी, इसलिए उसे पता था कि वो कितना स्ट्रांग है, पर जिस तरह आहान ने उसे हराया था, ये देखकर नित्या की आंखें खुली की खुली रह गई थी। मनाली चेंबर ही नहीं, गैंगटॉक चेंबर भी इस वक्त शॉक में था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके फाइटर को कोई एक पंच में कैसे हरा सकता है। प्रेसिडेंट, ये क्या चल रहा है? आहान को तो चोट लगी थी ना, वो इंजर्ड था ना? किसी ने मोहित से कहा। सब लोग बहुत पैनिक कर रहे थे कि एक रूक कल्टीवेटर जो इंजर्ड था वो इतनी आसानी से किसी को कैसे हरा सकता था। अरे मुझे क्यों पूछ रहे हो, मुझे क्या पता? मोहित ने गुस्से में कहा। सब कुछ इतना जल्दी हो गया था कि मोहित को कुछ समझ ही नहीं आया। वहां पर उस फाइटर को पिल के बारे में सोचने का वक्त भी नहीं मिला था। उससे पहले ही वो दीवार से टकरा कर हार गया था। अब हम क्या करेंगे? इस आदमी ने पूछा। करना क्या है? अगले फाइटर को पिल देकर भेजो, और क्या? मोहित ने कहा। मोहित के अपने फाइटर्स को लेकर सारे भ्रम खत्म हो गए थे। उसे अब लग रहा था कि अगर वो पिल लेकर स्टेज पर नहीं गए तो फिर उन्हें स्टेज पर तो पिल लेने का मौका नहीं देगा आहान। मिस्टर मोहित, लगता है तुम्हारे फाइटर्स इतने भी पावरफुल नहीं है कि ये गैम्बलिंग जीत सके। अब आहान के आगे किसी का टिकना मुश्किल है, फिरोज ने कहा और मुस्कुराने लगा। यह सुनकर मोहित को और गुस्सा आया। क्या मोहित गैंगटॉक चेंबर को जीतने के लिए कोई और चाल चलेगा? सो गाइस, आगे का एपिसोड उस लेवल पे जाने वाला है जो कि हमने नहीं सोचा होगा, और आगे जो होगा कतई तबाही मचा देगा। और जो चीज़ें सामने निकल के आएंगी सच में दिल को छू जाएंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है आगे जो शायद हमने नहीं सोचा था, और जो चीज़ें हो रही हैं वो तो कतई तबाही मचाई हुई हैं। और आगे के एपिसोड में जो चीज़ें होंगी, जो चेंजेस आएंगे स्टोरी के अंदर, वो कतई नेक्स्ट लेवल जाएंगे। और मज़ा आएगा देखकर कि आखिर स्टोरी में चल क्या रहा है और किधर जाएगी ये स्टोरी। आखिर मतलब स्टोरी उस लेवल पे जाने वाली है जो हमने नहीं सोचा होगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जो भी होगा मज़ेदार होगा और मज़ा आएगा देखकर आखिर होने क्या वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अगले एपिसोड को लेकर। तो गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं, ओके एंड बाय बाय।